निवेशकों की पहली पसंद बन रहा मध्य प्रदेश उद्योग, कारोबार और रोजगार के नए अवसरों के साथ प्रदेश विकास की नई उड़ान भर रहा है। देश भर के साथ अब गुजरात के उद्योग जगत का भरोसा भी मध्य प्रदेश पर लगातार बढ़ रहा है। अहमदाबाद में आयोजित निवेश संवाद में गुजरात के उद्योगपतियों और निवेशकों ने मध्य प्रदेश में 8,635 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव दिए हैं। इन निवेश प्रस्तावों के जमीन पर उतरने से करीब 6,000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। यानी निवेश के साथ मध्य प्रदेश में रोजगार के नए दरवाजे भी खुलने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि प्रदेश में निवेशकों को हर संभव सुविधा, सुरक्षा और सहयोग दिया जाएगा। निवेश, उद्योग और रोजगार के इन नए अवसरों के साथ मध्य प्रदेश विकास की नई रफ्तार की ओर बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने निवेशकों को जनवरी-फरवरी 2027 में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए भी आमंत्रित किया। अहमदाबाद में एमपी का मेगा निवेश संवाद। एमपी को मिले 8,635 करोड़ के निवेश प्रस्ताव, 5,785 से ज्यादा रोजगार के अवसर, 500 से ज्यादा उद्योगपति निवेशक हुए शामिल। गुजरात के निवेशकों ने एमपी में दिखाई रुचि। सीएम ने जीआईएस 2027 के लिए उद्योगपतियों को दिया न्योता। तो 500 से अधिक उद्योगपति, निवेशक और कारपोरेट प्रतिनिधियों के साथ व्यापार व्यवसाय के विस्तृत चर्चा के साथ आज हमारे मध्य प्रदेश को 8,635 करोड़ से अधिक के निवेश के प्रस्ताव हमको आज गुजरात की तरफ से मिले हैं, जिसमें 5,785 से अधिक रोजगार के अवसर होंगे। मैं इसी के साथ साथ आगामी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2027 के लिए भी यहाँ के राज्य के निवेशकों को निमंत्रण देने आया हूँ। उम्मीद करेंगे जीआईएस के माध्यम से हम एक बार फिर गुजरात के साथ मध्य प्रदेश के व्यापारियों को भी उद्योग व्यापार बढ़ाने का एक नया अवसर देंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निवेशकों के सामने मध्य प्रदेश की खूबियां गिनाई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जमीन, पानी और बिजली की पर्याप्त उपलब्धता है। करीब 19,000 एकड़ में 48 नए इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किए जा रहे हैं। मजबूत सड़क, रेल कनेक्टिविटी, 8 एयरपोर्ट और 6 अंतर्देशीय कंटेनर डिपो को प्रदेश की ताकत बताया गया। सीएम ने गुजरात और मध्य प्रदेश को जुड़वा भाई बताते हुए कहा कि गुजरात का औद्योगिक अनुभव और एमपी के संसाधन मिलकर विकास की नई कहानी लिख सकते हैं। सबसे तेज गति से बेरोजगारी की दर अगर कहीं कम हुई है तो हमारे राज्य मध्य प्रदेश में हुई है, और सबसे तेज गति से उद्योग लगने की गति भी कहीं बढ़ी तो वो भी मध्य प्रदेश में हुई है। 2,000 एकड़ का बड़ा टेक्सटाइल पार्क, जिसका निर्माण का भूमि पूजन करने माननीय मोदी जी आए। हर एक जगह हमारे व्यापार व्यवसाय की पॉलिसियों के कारण से निवेश को पर्याप्त प्रोत्साहन भी मिल रहा है और हमारी सरकार को समर्थन भी मिल रहा है। मध्य प्रदेश और गुजरात मां नर्मदा के 2 बेटे हैं। दोनों की समृद्धि का मार्ग मां नर्मदा के माध्यम से खुला है। गुजरात के निवेशकों ने मध्य प्रदेश के कई प्रमुख सेक्टरों में रुचि दिखाई है। सीमेंट, पैकेजिंग, फूड प्रोसेसिंग, फार्मा, टेक्सटाइल, केमिकल, इंजीनियरिंग और एरोस्पेस डिफेंस जैसे क्षेत्रों में निवेश प्रस्ताव सामने आए हैं। इनमें गोल्ड क्रेस्ट सीमेंट का 3,000 करोड़, एजियोस पॉलीफिल्म्स का 2,500 करोड़ और गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट का 1,200 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव शामिल है। मुख्यमंत्री ने उद्योग समूहों के साथ 15 से ज्यादा 1-to-1 बैठकें कर निवेश और औद्योगिक विस्तार की संभावनाओं पर चर्चा की। पेट्रोकेमिकल्स, केमिकल, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, फूड प्रोसेसिंग, इंजीनियरिंग, एरोस्पेस, रक्षा क्षेत्रों में ऐसे कई सारे सेक्टर के अंदर अच्छा रिस्पांस मिला है। गुजरात के निवेशक और उद्योग जगत गुजरात में भी अपना व्यापार व्यवसाय बहुत अच्छे से किया है और मध्य प्रदेश की औद्योगिक नीतियों, व्यवस्थाओं और नेतृत्व को विश्वास करते हुए हमारे साथ निवेश करने का भी संकल्प लिया। उल्लेखनीय है कि हमारे अपने राज्य के अंदर सबसे तेज गति से
निवेश का जो वातावरण बना हुआ है, जो बीते 2.5 वर्षों में हमारे पास 10 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश आज धरातल पे उतर करके अलग अलग प्रकार से निर्माण पूर्ण कर रहा है या निर्माणाधीन है। बहरहाल मध्य प्रदेश में निवेश का ये सिलसिला लगातार मजबूत हो रहा है। मुख्यमंत्री के मुताबिक पिछले 2.5 वर्षों में प्रदेश को 34 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं, जबकि 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश धरातल पर उतर चुका है। अब गुजरात से मिले 8,635 करोड़ के नए प्रस्ताव प्रदेश की औद्योगिक तस्वीर को और मजबूत करने वाले हैं। निवेश बढ़ेगा, उद्योग आएंगे और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। ऐसे में मध्य प्रदेश के विकास की रफ्तार को नई ऊंचाई मिलने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा मोहन का मेगा विजन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो चर्चा की करेंगे शुरुआत, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं क्या है आज के एजेंडा पॉइंट्स। गुजरात से MP को मिले 8,635 करोड़ के निवेश का क्या है संदेश। गुजरात का अनुभव, मोहन का विजन, कितना बदलेगा MP। क्या MP बन रहा निवेशकों की पहली पसंद। क्या देश का नया इंडस्ट्रियल हब बनने की है MP की तैयारी। तो उद्योग, कारोबार और रोजगार के नए अवसरों के साथ मध्य प्रदेश विकास की एक नई उड़ान भर रहा है। देश भर के साथ अब गुजरात के उद्योग जगत का भरोसा भी मध्य प्रदेश पर लगातार बढ़ रहा है। अहमदाबाद में आयोजित निवेश संवाद में गुजरात के उद्योगपतियों और निवेशकों ने मध्य प्रदेश में 8,635 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव दिए हैं और निवेश प्रस्तावों के जमीन पर उतरने से करीब 6,000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। यानी कि निवेश के साथ साथ मध्य प्रदेश में रोजगार के नए दरवाजे भी खुलने जा रहे हैं। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं, आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं प्रवाल सक्सेना जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, स्वागत है आपका IND 24 में। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं संदीप पाठक जी, आप अभी वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपका भी स्वागत है IND 24 में। शुरुआत चलिए संदीप जी आपसे ही कर लेता हूँ। संदीप जी, 8,635 करोड़ रुपये का निवेश आ रहा है, प्रस्ताव आए हैं। कहा जा सकता है कि एक बड़ा निवेश मध्य प्रदेश में होने जा रहा है। और देखिए, निवेश को लेकर के एक बात कही जाती है कि अगर भारत के तमाम राज्यों की तुलना की जाए, गुजरात, महाराष्ट्र या दक्षिण के जो राज्य हैं, कोई भी राज्य या कोई भी देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक कि वहाँ उद्योग धंधे ना फले फूलें। भारत भले ही एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, लेकिन यदि उद्योग धंधे नहीं होंगे तो रोजगार के सृजन की जो उम्मीद है वो करना बेमानी है। यानी उद्योग धंधों का पर्याप्त मात्रा में होना ज़रूरी है। आज जैसे अगर गुजरात को अपन देखते हैं तो गुजरात को ग्रोथ इंजन कहा जाता है। भारत का ग्रोथ इंजन गुजरात है और उसकी तरक्की में, गुजरात की तरक्की में जो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो वहाँ की इंडस्ट्रीज़ का है, चाहे टेक्सटाइल हो, चाहे डायमंड हो, चाहे हैंडलूम हो या और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर जो है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर देखा जाए, अच्छा ये भी एक बात कही जाती है कि भाई अगर जहाँ पर मान लीजिए कि उतनी ग्रोथ अगर नहीं हो पाई है तो सबसे बड़ा मौका भी उसी जगह पर होता है। यानी मैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में ये बात कह रहा हूँ कि भाई मध्य प्रदेश के पास एक बहुत बड़ा मौका है अपने आप को तराशने का और अपने आप को उभारने का। आप इसे कैसे देखते हैं सर, इस निवेश को, जो 8,635 करोड़ का ये निवेश प्रस्ताव आ रहे हैं, और क्या कहेंगे सर? ये बहुत स्वागत योग्य है। और आपने कहा कि गुजरात का अनुभव और मोहन जी का जो विज़न है, ये इसके मायने ये है कि जैसे इन्वेस्टमेंट आएगा, और ये आना शुरू हो गया है कुछ हद तक, तो इससे विज़न तो उनका दिख रहा है, साथ में वजन भी बढ़ रहा है। क्योंकि आप देखिए कि वो सरकार का जो परिप्रेक्ष्य है वो ये है कि हर व्यक्ति को काम मिले, और इन्वेस्टमेंट के बगैर तो रोजगार संभव नहीं है। आप देखिए कि हमारे यहाँ जो टेक्निकल जितने भी कार्यशालाएँ होती हैं, मतलब कौशल विकास के माध्यम से कह लीजिए, अन्य दूसरे माध्यमों से भी कह लीजिए, तो एक सृजन तो होगा। बस इसमें बहुत सारी बातों के साथ साथ ये बात देखिए कि साउथ नॉर्थ सब जगह मतलब औद्योगिकरण अपने अपने स्थान पर सभी जगह बढ़ रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में कि यहाँ के जो प्राकृतिक वातावरण है, यहाँ की जो अनुकूलताएं हैं,
और जिस तरीके के ये पूरे हृदय का मतलब पूरे देश का हृदय स्थल है, तो यहाँ की परिस्थितियां जैसे टेक्सटाइल में बहुत संभावना है, या आयुध पे बहुत काम हो सकता है, मतलब क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से अगर बात करें, इस तरीके की तमाम चीजें हो, केमिकल इंडस्ट्रीज हैं, पेट्रोकेमिकल्स हैं, तमाम प्रकार का जो इन्वेस्टमेंट ये आ रहा है, ये इनकी दूरदृष्टि सोच और मतलब एक केंद्र का विशेष सहयोग, इन सब के माध्यम से ये अगर हम देखें तो मोहन सरकार का ये एक बहुत मतलब एक मील का पत्थर साबित होगा। और ये इन्वेस्टमेंट आने वाले समय में जब दिखेगा तो चारों तरफ इसकी मतलब आपको परिस्थितियां दिखेंगी। बस इसमें सिर्फ इतना है कि इसके अनुपालन में थोड़ी सी पारदर्शिता और थोड़ी सक्रियता की जरूरत है, क्योंकि जब कार्य का लागू करने की बात आती है तो वो विजन परिलक्षित हो, ऐसा नीति निर्धारकों का जो सोच है वो परिलक्षित कामों में हो, ये अधिकारियों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। प्रवाल जी, आपकी टिप्पणी क्या कहेंगे? नहीं, संदीप जी की बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं कि मध्य प्रदेश, क्योंकि भारत का हृदय स्थल है मध्य प्रदेश है, और इसको कुदरत ने भरपूर नवाजा है। आप देखिए यहाँ प्राकृतिक संसाधन भरपूर हैं, यहाँ जो है हरियाली है, यहाँ पर पानी बहुत अच्छा है, और चारों तरफ से जो सकारात्मकता हमें मध्य प्रदेश में दिखाई देती है, जल हो, जंगल हो, ज़मीन हो, इन तमाम चीज़ों में जो मध्य प्रदेश को मतलब एक प्रकार की विशेषता कुदरत ने दी है, तो उसका अगर इन संसाधनों के साथ साथ रोजगार में अगर उसका उपयोग हुआ तो निश्चित रूप से जो बड़ी संख्या युवाओं की है, और कहते हैं युवाओं ही निर्णायक भूमिका में, अगर उनके हाथों में काम होगा और एक सकारात्मकता आएगी तो उनको सबसे बड़ी बात है कि उनका पलायन रुक जाएगा। जो आज पढ़े लिखे बच्चे हैं और जो थोड़ा बहुत भी उच्च डिग्री प्राप्त करते हैं, तो उनको लगता है कि हमारे देश में क्या है, हमारे प्रदेश में क्या है, और वो पलायन कर जाते हैं, वो विदेशों में और कहीं बाहर चले जाते हैं। तो सबसे बड़ा दर्द माता पिता के साथ ये रहता है कि जो उनका बुढ़ापा है, खासकर जो वृद्ध अवस्था में रहते हैं, उनके पास ऐसे समय जरूरत ज़्यादा है, और जब बच्चे नहीं रहते तो ऐसे में अगर मध्य प्रदेश सरकार ने गुजरात के साथ में जो पहल की है, तो ये निश्चित रूप से स्वागत योग्य है कि कम से कम उन बच्चों को उनकी योग्यता का उनको पुरस्कार यहीं मिलेगा। और जो माता पिता की चिंता रहती है कि बुढ़ापे की उनकी जो लाठी है, वो भी कम से कम बच्चों के साथ रहेंगे, बच्चे उनके साथ रहेंगे, तो यहाँ पर सब कुछ मिल सकता है जो विदेश में है, यहाँ भी अनुकूलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब इतना ज़्यादा संसाधन जो मुख्यमंत्री के विशेष प्रयासों से यहाँ आएंगे, जैसे आपने बताया 6,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, तो 6,000 का मतलब ये है कि करीब 30-35 हज़ार लोग जो है एक परिवार में 3-3, 4-4 के ऊपर जोड़ते हैं, तो एक अच्छी खासी तादाद मिलेगी। और मध्य प्रदेश जैसा कि हरियाली और खुशहाली की जाना जाता है, तो ये खुशहाल प्रदेश जो है वो मध्य प्रदेश पूरे देश में एक मॉडल बनेगा। जी जी। संदीप जी, पिछले मुख्यमंत्रियों से अगर थोड़ा सा अपन कंपैरिजन करें, जो वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, उनका ये जो निवेश मॉडल है, चूंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट और इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कितना अंतर आपको नज़र आता है? क्योंकि देखिए, तुलनात्मक रूप से युवा मुख्यमंत्री हैं, उनसे पहले जितने भी मुख्यमंत्री रहे उनसे युवा हैं, और अब जबकि समय बहुत तेज़ी से बदलता जा रहा है और आने वाला जो भविष्य है नई नई चुनौतियाँ लेकर के आएगा, तो आपको क्या लगता है कि उनका ये जो विजन है ये पिछले मुख्यमंत्रियों से तुलनात्मक रूप से कितना अलग है और कितना लाभदायक सिद्ध होगा मध्य प्रदेश के लिए? देखिए, लाभदायक की जहाँ तक बात है तो निश्चित रूप से लाभदायक तो सिद्ध होगा ही, लेकिन अगर तुलना की अपन बात करें तो देखिए, अगर आप आज़ादी के बाद के परिप्रेक्ष्य से देखें आप कि तमाम पहले मतलब कांग्रेस की भी सरकार रही और पूर्ववर्ती सरकारें जो रही, तो उन्होंने सबने अपने अपने स्तर पर कुछ ना कुछ काम किए हैं। इसलिए तुलना, क्योंकि उस समय की जो तत्कालीन परिस्थितियां थी, जैसा उस समय का निवेश आया, उस समय कोई औद्योगिक चीजें, उसमें कई चीजें अच्छी भी हुई, कोई चीज लंबित भी रही, तो ये सब चीजों का तो एक राजनीतिक, देखिए इसमें मुद्दे की बात यह है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है, और विजनरी, अब जितनी स्थिर सरकार होगी, जितना विजन स्पष्ट होगा, निवेश को भी उतना ही प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि इन्वेस्टर जो होता है वो वहां की परिस्थितियों को देख के चलता है। राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण यदि बनेगा तो निश्चित रूप से उसका फर्क निवेश पे भी पड़ता है। और ये सौभाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश बहुत राजनीतिक तौर से स्थिर है और इसको केंद्र का भरपूर मतलब सहयोग है, और एक प्रकार से जो डबल इंजन की सरकार का कंसेप्ट है वो पूरी तरह काम कर रहा है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे उस तरीके से तुलना तो मतलब आंकड़ों की तरह तो तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जितना इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है किसी भी औद्योगिकीकरण में, चाहे क्लस्टर की बात करें, चाहे औद्योगिक क्षेत्र के डेवलपमेंट की बात करें, पानी की बात करें,
बिजली की बात करें या एकल खिड़की प्रणाली जैसा होता था कि भाई एक जगह से काम हो जाए, तो जितने बड़े उद्योगों का आना है उनको सहूलियतें बहुत देनी पड़ती हैं, जमीन से लेकर हर चीज़ उनको समय पर मिल जाए, और उसमें जो सरकारीकरण जो होता है उसमें जितनी कसावट आ जाए और जितनी जल्दी उनके काम होंगे उतना लोगों को, क्योंकि ये मैसेज इसके प्रचार से नहीं होगा, ये माउथ पब्लिसिटी होती है। इंडस्ट्रियल उनका एक अलग दुनिया है और उनको सब पता होता है कि वहाँ सुविधाएं हैं कि नहीं है। तो ये हम लोग चर्चा जरूर कर रहे हैं, लेकिन उनकी बहुत बारीक पैनी नज़र होती है उद्योगपतियों की, वो उसको ध्यान में रखते हुए ही वो इस बात पे आगे बढ़ते हैं। तो मुझे लगता है कि जब इतने इन्वेस्टमेंट की जब बात हुई है तो उन्होंने भी बहुत तस्दीक किया होगा इन सब चीज़ों को, और उसको देखते ऐसा लगता है कि ये मतलब बहुत एक प्रभावशाली और एक बहुत अच्छा कदम है। इसी से जुड़ा हुआ सवाल मेरा प्रवाल जी आपसे रहेगा कि जैसे मान लीजिए कि मैं एक निवेशक हूँ, ठीक है, मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मैं मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, और थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आप वो प्रतिनिधि हैं जो आप और मैं आमने सामने बैठे हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई मैं मध्य प्रदेश में निवेश क्यों करूँ, भाई मुझे क्यों करना चाहिए, तो आप बतौर प्रतिनिधि क्या क्या चीज़ें गिनाएंगे मुझे, आपको लगता है कि भाई मध्य प्रदेश में ये चीज़ें हैं इसलिए आपको आना चाहिए? प्रवाल जी देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ तो मैं ये देखूंगा अगर उद्योगपति हूँ कि कनेक्टिविटी कैसी है जी, चाहे वो सड़कों की कनेक्टिविटी हो, चाहे एयरलाइंस की कनेक्टिविटी हो, रेलवे की क्या कनेक्टिविटी है, उसके अलावा यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। मसलन यहाँ पर हम आए तो यहाँ हमको एक सहूलियत मिले, मतलब एक ऐसा वातावरण मिले जो फेमिलियर हो। क्योंकि होता क्या है कि जब कोई चीज़ हम करने जब जाते हैं तो जैसा अभी कहा पाठक जी ने कि सिंगल विंडो का जो कंसेप्शन था, वो कंसेप्ट है बहुत बढ़िया है कि वहाँ एक जगह से ही सब हमारे पेपर हम ले लें, पेपर हम हमको दे दें, और अननेसेसरी हमको इधर उधर टेबलों पे जो मतलब हमारे ये सिस्टम है खासकर बाबुओं वाला, इधर पे उधर पे, फिर उनका 3 दिन वहाँ से एनओसी नहीं मिल रही, फिर 4 दिन लगा वहाँ से वो कागज नहीं मिल रहा, फिर बिजली विभाग, फिर तमाम। तो एक जगह से सारी चीज़ें हों, सिस्टम एक जगह हो, और एक व्यक्ति उसकी मॉनिटरिंग करे। जो हमने आपको कागज दिए, जैसे नहीं 15 दिन तक हमारे कागज को आप फुर्सत ही नहीं देखने की, आप तत्काल उसको, जैसा निजी संस्थाओं में बड़ी कंपनियों में होता है कि आपके पास कागज गया और उस कागज को आपको जो है वो शाम तक उसका जो है वो आपको मतलब उसमें कोई लेंदी वाला हिसाब किताब ना रहे। और दूसरा ये है कि जैसे मैंने कहा कि शिष्टाचार, अगर व्यक्ति आ रहा है तो वो जो भी व्यक्ति निवेशक है वो हमारा एक प्रकार से मेहमान भी है और हमारे लोगों को वो रोजगार देने जा रहा है। तो वो उससे उस हिसाब का अगर हमारा मैत्रीपूर्ण व्यवहार रहेगा, एक हम लोग आपस में फैमिलियर रहेंगे, और सबसे बड़ी बात क्या है कि उसमें कहीं कोई जैसे अननेसेसरी लोग ये सिर्फ रोक टोक इसलिए लगाते हैं कि कुछ उनको ओबलाइज किया जाए या कुछ किया जाए। तो ये सारी सिस्टम अगर ठीक होगा, कनेक्टिविटी अच्छी होगी, रहने ठहरने की व्यवस्था अच्छी होगी, हमारी सड़कें अच्छी होंगी, और हमारा जो यहाँ पर जो अपराध का जो ग्राफ है वो भी ऐसा ना हो कि लोग डरेंगे साहब, जैसे कि हमारे शांति का टापू कहते हैं मध्य प्रदेश को। तो तमाम जो चीज़ें अगर मिलेगी व्यक्ति को तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश आना चाहेगा। और यहाँ तो अभी आप देखिए फिल्मों के भी काफ़ी अच्छे लोकेशंस हैं, तो कई निर्माता यहाँ पर फिल्मों में भी आ रहे हैं और यहाँ के लोगों को उसमें भी अच्छा खासा हमारे कलाकारों को काम मिल रहा है। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी रहती हैं जो किसी भी प्रदेश को समृद्ध करती हैं। लोग अन्य प्रदेशों की जब तुलना करते हैं तो कहते हैं मध्य प्रदेश एक शांति का टापू है, यहाँ पर अननेसेसरी बहुत ज़्यादा वो नहीं है, मेहमान नवाजी बहुत अच्छी है। तो ये सब चीज़ रहेंगी तो निश्चित रूप से लोग आगे बढ़ेंगे। और अगर इनमें ही सब कहीं ना कहीं दिक्कत है तो फिर आदमी 4 बार की जगह फिर एक बार ही आएगा, बेकार यार वहाँ जाओ तो बड़ी इन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो जो भी व्यक्ति आ रहा है उसको क्या हम सहूलियत दे सकते हैं, इस पर जरूर फोकस होना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा। और देखिए संदीप जी, जैसे गुजरात के बारे में कहा जाता है कि भाई वो एक वेलकमिंग स्टेट है, गुजरात में आपका वेलकम होता है, और यही कारण है कि जो लोग गुजरात जाते हैं फिर वापस अपने स्टेट में आते हैं तो बड़ी तारीफ करते हैं, कि बोलते हैं कि भाई यार गुजरात में माहौल बहुत अच्छा है। सेम यही चीज़ कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में अगर इम्प्लीमेंट की जाए, अगर इस तरह की जैसे कि प्रवाल जी ने कहा कि नीतियाँ बनाई जाएँ, सड़कों की स्थिति और थोड़ा और सुधार दी जाए, थोड़ा और चीज़ों को इम्प्रूव किया जाए तो कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। और जैसे उन्होंने फिल्मों की और वेब सीरीज़ की बात कही, बिल्कुल सही कहा कि भाई चाहे भोपाल की बात करें, जबलपुर, लोकेशंस, क्योंकि लोकेशंस एक तो बहुत खूबसूरत लोकेशंस हैं, रेडीमेड लोकेशंस हैं, आपको यहाँ सेट लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। अच्छा, इसके अलावा मेरा एक सवाल सर आपसे ये रहेगा, जैसे सीमेंट, फार्मा, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, केमिकल या इंजीनियरिंग जैसे जो क्षेत्र हैं उनमें निवेश में रुचि दिख रही है, तो आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सा सेक्टर है जो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सबसे ज़्यादा बदल सकता है?
देखिए स्पेसिफिक कोई आप सेक्टर को डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो इन्वेस्टर के अपने इच्छा शक्ति पे है कि वो किस बात पे इन्वेस्ट कर रहा है। मुद्दे की बात ये है कि जिस प्रकार का हमारा एजुकेशन सिस्टम है, या जो जैसे अपन कहते हैं कि एक टेक्निकल वर्कर होता है और एक नॉर्मल लेबर क्लास होती है, तो अक्सर ये देखा गया है कि लेबर क्लास को तो काम मिल जाता है कि कहीं ना कहीं उसका मतलब एडजस्ट हो जाता है, लेकिन जो स्किल्ड वर्कर हैं उनको उस मुकाबले में प्रोपोर्शन में काम नहीं मिल पाता। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, और उसका कारण ये नहीं है कि वहाँ काम की कमी है या है, क्योंकि उनकी स्किल्डनेस उस लेवल की नहीं होती है, इसलिए उनको काम नहीं मिल पाता। तो उनको इसमें बात यह है कि अगर इसमें सही प्रयास ये एक सुझाव है कि यदि कोई भी निवेशक यदि यहाँ आते हैं तो यहाँ का मैन पावर, यहाँ की सरकारी एजेंसियों के माध्यम से अगर उसमें कोई लाल फीताशाही ना काम करे, और वो उन लोगों को यदि यहाँ से पहले से डिप्लॉय करके यदि वो ट्रेनिंग या इंटर्नशिप बाहर करा दी जाए, तो जैसे ही उद्योग यहाँ शुरू होगा तो वो तुरंत फ्लरिश होगा। और उसके फ्लरिश होने से ये होगा कि सबसे पहले जब आउटपुट होगा तो जाहिर सी बात है एक अलग उसका माहौल होगा, और यदि वो टीथिंग ट्रबल की तरह स्ट्रगल करेगा तो उद्योग फिर दम तोड़ देते हैं। आपने देखा बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज मैनेजमेंट के बदलने से कई बार समय परिस्थितियां कुछ ऐसी होती हैं कि बड़े बड़े उद्योग सिमट गए। तो हमको इस बात पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि यदि अगर हम यहाँ के संसाधनों का सही दोहन कर पाए और यहाँ के मैन पावर का उपयोग कर पाए तो उद्योग को फ्लरिश होने से कोई नहीं रोक सकता। मैन पावर का सही उपयोग तब हो पाएगा जब मैन पावर हाईली ट्रेंड होगा, हाईली स्किल्ड होगा। आप इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे कि भाई केवल मैन पावर होने मात्र से काम नहीं चलेगा। जैसे कि प्रवाल जी ये कहा जाता है कि भारत की 65% आबादी युवा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो जो युवा आबादी है क्या वो काबिल भी है? मतलब केवल युवा होने से काम नहीं चलेगा, उसको काबिल बनाना पड़ेगा। सिर्फ ये कह देने भर से कि नहीं हमारे पास 65% युवा हैं और युवा शक्ति है और हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन कर सकते हैं और कर पाएंगे में फ़र्क है। और वो फ़र्क वही है कि आप कितना स्किल ट्रेनिंग दे पा रहे हैं, कितना आप उसको स्किल कर पा रहे हैं। अच्छा प्रवाल जी, एक सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि जैसे एरोस्पेस या जो डिफेंस जैसे जो हाई टेक सेक्टर है उनमें भी कहीं ना कहीं निवेश में जो रुचि दिखाई दे रही है, तो क्या ये कहा जाए कि जो पारंपरिक उद्योग हैं उनसे आगे बढ़कर के जो हाई वैल्यू जो मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर होते हैं क्या उनकी ओर भी अपन बढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश में? इसकी भी संभावनाएं दिखती हैं आपको? नहीं, निश्चित रूप से हम एक समय जो था हमारा एक नारा, स्वदेशी का नारा था, और वो भी ज़रूरी है कि हमारे यहाँ की जो बुनियाद चीज़ें हैं जो हम बनाते हैं और उनको प्रोत्साहित करने के लिए सरकार काफ़ी प्रयास भी कर रही है, खासकर जो वनवासी आदिवासी क्षेत्रों की जो चीज़ें हैं, और ये बड़ी दुर्लभ चीज़ें हैं, चाहे वो जड़ी बूटियाँ हों, चाहे वो हमारा पूरा आयुर्वेद का सिस्टम है, और चाहे वो जैसे आप समझ लीजिए दोने पत्तल जो बनाते थे, वो तमाम चीज़ें हैं। लेकिन उसके साथ साथ अब हमको समय के साथ भी चलना पड़ेगा। आज 5G 6G 7G तक हम जो है हमारा नेटवर्क पहुंच रहा है, और उस तरह की टेक्नोलॉजी भी है। नए जो Gen Z बच्चे हैं वो निश्चित रूप से वो हाई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो एक उसका तो बैलेंस बनाना ही पड़ेगा कि हमारे जो बुनियादी चीज़ें हमारी प्राकृतिक संसाधन हैं वो कहीं गुण ना हो जाए, तो उनको भी उनका संरक्षण भी बहुत ज़रूरी है। आज भी देखिए हमारे यहाँ जो है वो चरखा भी चलाया जाता है। तमाम चीज़ें जो 30-100 साल पुरानी चीज़ों को भी हम संरक्षण और संवर्धन का काम कर रहे हैं। हमारे प्राकृतिक जो संसाधन है, जैसे मैंने आपसे कहा, कुएँ बावड़ियाँ थी, यहाँ पानी का बहुत अच्छा स्रोत था, कभी सूखा नहीं पड़ता था, जंगल थे, जो मध्य प्रदेश के जंगल पूरे देश में नंबर 1 थे। आज भी बहुत जंगल हैं यहाँ पर, जंगल ज़मीन से बड़ा अच्छा प्रकृति से हमारा नाता रहा। तो आपने देखा होगा कभी सूखा की स्थिति नहीं पड़ती थी, कभी बाढ़ नहीं आती थी, तमाम चीज़ों से हम बचते थे। और उनके साथ साथ अब जो नई, जैसा आपने कहा, नई चीज़ें हैं उनकी तरफ भी, नई खासकर टेक्नोलॉजी की तरफ भी हमारे युवा बढ़ रहे हैं, और उनकी रुचि भी IT के क्षेत्र में या तमाम चीज़ों में है। तो निश्चित रूप से इन चीज़ों में संभावना। और जैसा ही भी कहा कि हमारे जो स्किल डेवलपमेंट के लिए जो ITI थे पहले, आपको याद हो, तो उनको बच्चों को शिक्षा को रोजगारोन्मुखी कैसे बनाएं। बच्चों को आपने देखा सैनिक स्कूलों में बच्चे थे तो उनको सेना के माध्यम से जोड़ने का, NCC के माध्यम से जोड़ने का, देशभक्ति की भी एक भावना उसमें आती थी, वो करते थे, और वो एक देशभक्ति के साथ साथ रोजगार से भी जोड़ने का जो प्रयास था वो होता था। तो वो हमारे जो ITI है या हमारे पॉलिटेक्निक है या हमारी और जो चीज़ें हैं स्किल डेवलपमेंट की, उसको हम कैसे बढ़ावा दें। तो शिक्षा को रोजगारमुखी बनाना, जैसे कृषि को लाभ का धंधा बनाने के लिए किसानों को जो है वो विदेश भेजा गया, कैसे नई टेक्नोलॉजी लाएं, कैसे वो अपने खेती को समृद्ध करें। तो तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिनमें काफ़ी संभावना है, और एक मैंने कहा ना, एक सही मॉनिटरिंग हो और एक सही पारदर्शिता के साथ
वो आगे बढ़े। बहुत और अच्छा जैसा कि सुझाव हमारे नौकरशाही दिया आपने। उसमें, हाँ, जैसे हमारी नौकरशाही उसमें सहयोग करे जी, जी। तो निश्चित रूप से ये युवा जो है यही तो देश का भविष्य है। बिल्कुल सही कहा और आपने। 60% जैसा आपने कहा इन्हीं को तो करना है। अगर रास्ता ये भटक जाएंगे तो निश्चित रूप से ये हानि हो सकती है, और सही चलेंगे तो ये देश जो है विश्व गुरु बनने से कोई रोक भी नहीं अगर पाएगा। सही रास्ते पे चलेंगे तो सृजन होगा, सृजन और अगर होगा। भटक गए तो विध्वंस भी हो सकता बिल्कुल, है। बिल्कुल। है ना। संदीप जी, आपसे एक अंतिम टिप्पणी चाहूंगा, और एक आप अगर कोई सुझाव अगर आप देना चाहें कि भाई ये सुझाव आपका है और इससे फायदा हो सकता है मध्य प्रदेश को, निवेश को देखते हुए, क्या कहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि जितना निवेश आएगा उसके साथ साथ देखिए यहाँ की जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस इंडस्ट्रीज हैं, जो उद्योग मध्य प्रदेश में अभी चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं एंसिलरी के रूप में उसको मौके मिलने चाहिए। छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिलना चाहिए जो उनको असिस्टेंस दे सके, उनको मदद कर सके। और इस तरीके से एक टीम वर्क के साथ यदि काम होगा, इस तरह से ना हो कि एक इतना बड़ा ग्रुप आ गया और उसकी छाया में बरगद पनप गया और बाकी बैठ गए, ये स्थिति ना रहे। उससे आप कैसे अपने यहाँ के उद्योग को इंक्लाइन कर पाएंगे और वो उनको मदद करें, वो क्वालिटी कंट्रोल करें और मिलकर एक काम हो, तो यहाँ खुशहाली होगी। मुझे ऐसा लगता है कि इस पे बहुत गंभीरता से शासन को विचार करना जी, चाहिए। प्रवाल जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? जी सुधांशु जी, मैं ये कह रहा था कि जो अपना पर्यटन है जी और वो तो है ही खैर अच्छा, क्योंकि प्रकृति ने बहुत नवाजा है जी। पर्यटन स्थलों को, उनको भी समृद्ध सरकार जैसे कर ही रही है। और साथ साथ जो अपना धार्मिक जो स्थल है उनको भी संभाला जा रहा है और को और समृद्ध किया जाए, उसकी गरिमा जिससे कि रखते हुए। गरिमा रखते हुए। गरिमा रखते तो हुए, गरिमा हाँ, रखते हुए। एक हमारा जो सांस्कृतिक और हमारा जो एक पारंपरिक हमारा जो इतिहास है, हमारा जो हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, वो भी मजबूत होगी। साथ साथ इन धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर लोगों को रोजगार और बढ़ावा रोजगार बिल्कुल, बहुत अच्छे सुझाव आपने दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जब मध्य प्रदेश का सृजन हुआ था, जब मध्य प्रदेश बना था, तो मुझे याद है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू तत्कालीन प्रधानमंत्री थे और उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने जब नक्शा देखा था मध्य प्रदेश का तो कहा था कि ये क्या ऊंट जैसा बना दिया है, क्योंकि उस समय की आकृति मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को मिला के अगर आप देखें तो वो ऊंट जैसा दिखता था। लेकिन आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश अब ऊंट नहीं रहा, घोड़े की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में ये इसी रफ्तार से आगे बढ़ेगा। मध्य प्रदेश में और निवेश आएगा, रोजगार के नए नए अवसर सृजित होंगे और मध्य प्रदेश देश भर में नंबर 1 स्टेट बनकर के दिखाएगा। एजेंडा में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।